कहानी की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट से, जिसकी हालत बेहद ख़राब थी। तभी एक आवाज़ गूंजती है और उससे पूछा जाता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। उसी वक्त एक लड़की उसे जल्दी करने को कहती है। उसे जल्द से जल्द लॉर्ड आर्थर पर लगे कर्ज को चुराना है। क्रैश जवाब देता है कि वो अब अपनी लिमिट पर है, लेकिन फिर भी वो कर्ज चुराना शुरू करेगा। फिर उसके चारों तरफ पर्पल एनर्जी फैलने लगती है और वो कर्ज को एब्जॉर्ब करने लगता है। यही हमें क्रैश के बारे में पता चलता है। वो सबसे ताकतवर फैमिली में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे एक फेलियर माना जाता था। जैसे ही वो कर्स अब्जॉर्ब करता है, वो उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसकी एबिलिटी ब्लैक हुड एक्टिवेट हो जाती है। ये एक खतरनाक स्किल है जो दूसरों के कर्स चुराकर खुद पर ले लेती है। जिस इंसान से कर्स हटाया जाता है, वो हैरान रह जाता है। क्रैश असल में ब्लू स्काई जनरेशन का हिस्सा है। ये वो हीरोज़ हैं जो दुनिया को ख़त्म होने से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्ज से आज़ाद होने के बाद लॉर्ड आर्थर को उसके साथी एक पोशन देते हैं ताकि वो रिकवर कर सके। लेकिन उधर क्रैश को अनबेरेबल दर्द होता है और वो घुटनों पर गिर जाता है। आर्थर आसमान की तरफ देखता है, जो कि उस कर्ज की वजह से अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। लेकिन पोशन पीने के बाद वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। तभी हम देखते हैं एक स्केलेटल नाइट डिमोनिक घोड़े पर सवार आसमान से उतरता है। फिर बिना समय बर्बाद किए वो पहाड़ों की तरफ एक विशाल फायरबॉल फेंक देता है। आर्थर पूरी तरह होपलेस हो जाता है। वो सोचता है कि इतने कम लोगों के साथ उस ब्लू नाइट से लड़ना नामुमकिन है। उसकी तलवार जमीन पर गिर जाती है और वो कह देता है, ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते। हताश आर्थर सिग्राना बेला और मैरी को अपने पास बुलाता है। सब लड़कियां उसे घेर कर गले लगा लेती हैं। उसी बीच दर्द से तड़पता हुआ क्रैश उठता है और आर्थर को आवाज़ देता है। क्रैश को गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है, ये ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा हीरो आखिर ऐसे कैसे हार मान सकता है। आर्थर के मुंह से खून टपक रहा होता है और वो कहता है, उस चीज़ को हराना नामुमकिन है। क्रैश ये सुनकर अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा हीरो अब जीत पर भरोसा ही नहीं रखता। लेकिन क्रैश बिल्कुल भड़क जाता है। वो देखता है कि आर्थर और उसका ग्रुप अपने पीछे मरे हुए साथियों की लाशें छोड़कर खड़े हैं। क्रैश गुस्से में चिल्लाता है, यहाँ पर कितने लोग मारे गए? क्या सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अपनी उन लड़कियों के साथ खड़े रह सको? तभी एक लड़की उसे चुप रहने को कहती है। शॉन आर्थर का बचाव करती है और क्रैश की इंसल्ट करने लगती है। उसे ट्रैश कहती है, जो सिर्फ कर्स चुरा सकता है। ये सुनकर क्रैश पूरी तरह आग बबूला हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रैश कहने की? वो आर्थर के ग्रुप की तरफ इशारा करके पूछता है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारी जान किसने बचाई थी? क्रैश कहता है कि अगर उसकी एबिलिटी नहीं होती तो ये लोग यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। उसकी आंखों में पागलपन झलकने लगता है और वो कहता है, चलो तुम्हारी याददाश्त फ्रेश कर देता हूँ। सबसे पहले वो अबेला की तरफ देखता है, मैजिक टावर की विच और ब्लू स्काई जेनरेशन की मेंबर। क्रैश याद दिलाता है कि वो मैजिक यूज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस पर कर्स लगा था, जो उसे ही चुराना पड़ा था। वो बताता है कि जब वो उसके कर्ज का दर्द झेल रहा था, तब अबेला ने उस पर हमला कर दिया था, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पेन किलर्स लेने गया था। अबेला का चेहरा शौक से भर जाता है। उसे सब याद आ जाता है। क्रैश कहता है कि उसका दूसरों को इग्नोर करने वाला एटीट्यूड आज तक नहीं बदला। फिर वो मैरी डियाना की तरफ मुड़ता है और वो उसे ब्रेनलेस कहता है, जो हर कर्ज में फंस जाती थी और फिर उसके सामने रोती थी। क्रैश उसे याद दिलाता है कि उसी प्रिंसेस ने उसे ट्रैश कहा था जब उसने अपनी आंखें सैक्रिफाइस करके उसकी आंखें ठीक की थी। वो पूछता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मदद करते वक्त मुझे कैसा लगता था? फिर उसे एकेडमी के दिन याद आने लगते हैं, जहाँ पर कि उसे काफ़ी बुली किया जाता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लड़ नहीं सकता था। फिर भी उसने सब सहा और उसने उसकी आंखें ठीक की, क्योंकि वो ब्लू स्काई जेनरेशन का हिस्सा थी, क्योंकि वो दुनिया बचाने वाले हीरोज़ में से एक थी, जबकि वो खुद सिर्फ एक बदनाम इंसान बनकर रह गया। एक ऐसा इंसान जिसे कि सबने बेकार समझा। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके अब तक कि सबकी गंदगी साफ करने का क्या फ़ायदा था। तभी लॉर्ड आर्थर उसे बोलता है, अगर कोई और होता तो शायद ये नामुमकिन होता, लेकिन क्रैश, तुम्हें ही दुनिया बचानी चाहिए थी। ये सुनकर हमारा एमसी अपने पुराने दिनों को याद करता है। वो वक्त जब उसने आर्थर को एक महान हीरो और लीडर माना था। वो हर फ्रंट लाइन पर खड़ा रहता था और क्रैश ने तभी तय कर लिया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसीलिए वो पूछता है, जब हम बिल्कुल अंत में पहुंच चुके हैं, तब आप इतनी आसानी से हार क्यों मान रहे हैं? तभी आर्थर ठंडे स्वर में कहता है, अब जब दुनिया वैसे भी खत्म होने वाली है तो सच बता देना ही ठीक होगा। और फिर वो उन्हें एक चौंकाने वाला सच बताता है।
वो बताता है, ये दुनिया पहले ही खत्म हो चुकी है और वो सब कुछ शुरुआत से दोबारा शुरू करने वाला है। ये सुनकर क्रैश पूरी तरह हिल जाता है। आर्थर मान लेता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने दुनिया को खत्म होते देखा हो, क्योंकि उसकी खास एबिलिटी रिग्रेशन है, यानी मरने के बाद समय में पीछे लौटने की एबिलिटी। इस बार वो अपने साथ खड़ी तीनों लड़कियों को भी उनके मेमोरीज के साथ वापस ले जाने वाला है। क्रैश सब समझ जाता है और वो सोचता है कि अगर सब लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ दोबारा शुरू करें तो अगली बार दुनिया बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन फिर क्रैश उससे पूछता है, और मेरे बारे में आपने क्या सोचा है? तभी आर्थर के चेहरे पर एक काफ़ी डेविलिश हंसी आ जाती है और वो बड़ी ही कोल्ड तरीके से कहता है, तुम अब मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं हो। ये सुनते ही क्रैश की दुनिया टूट जाती है। आर्थर मानता है कि उसकी ब्लैक हुड एबिलिटी काफ़ी यूज़फुल थी, क्योंकि वो किसी भी कर्स को चुरा सकती थी। मगर फिर वो आगे कहता है, लेकिन एक टूटे हुए इंसान को साथ ले जाने का क्या फ़ायदा? अगली ज़िंदगी में तुम्हारा नया और क्लीन वर्जन ज़्यादा काम का होगा। क्रैश समझ जाता है कि उसे हमेशा एक डिस्पोजेबल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, हर लाइफ में, जब तक काम कर रहा और फिर छोड़ दिया गया। आर्थर आखिर में कहता है, मगर घबराओ मत, मैं अगली ज़िंदगी में भी तुम्हारा यूं ही इस्तेमाल करूंगा, और फिर उसके बाद वाली ज़िंदगी में भी। क्रैश टूट जाता है। वो आखिरी बार चिल्लाता है, कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी ताकत और चेतना दोनों खत्म होने लगती हैं और उसे एहसास होता है कि दुनिया खत्म होने से पहले ही वो मर जाएगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि ब्लैक हुड टेक्निक सिर्फ कर्सेस नहीं, बल्कि एबिलिटीज़ भी चुरा सकती है। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। वो पूरी ताकत झोंक देता है और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसी पल आर्थर और वो तीनों लड़कियां रिग्रेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी क्रैश के शरीर से काली बैंगनी एनर्जी निकलती है और सीधे आर्थर पर टूट पड़ती है। क्रैश हंसता है। उसकी चाल काम कर गई थी। वो रिग्रेशन एबिलिटी चुरा रहा था। आर्थर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या इसने अभी भी हार नहीं मानी? क्रैश हंसते हुए कहता है, मैंने भी तुम्हारे साथ अनगिनत दुनिया खत्म होते देखी हैं, और हर बार जब मैं बेकार हो गया तुम मुझे छोड़ गए। अब तुम्हारी बारी है। वो नीले नाइट की तरफ इशारा करता है। दुनिया तो वैसे भी खत्म होने वाली है। आर्थर को उसकी आंखों में पागलपन दिखता है, लेकिन क्रैश को अब किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, और वो कहता है, अगर तुम दुनिया नहीं बचाओगे तो अगली ज़िंदगी में मैं इस दुनिया को बचाऊंगा। और फिर रिग्रेशन एक्टिवेट हो जाती है। उसकी चेतना समय के पार बहने लगती है। अचानक वो एक बच्चे के रोने की आवाज़ से जागता है। चारों तरफ एक आलीशान कमरा, सब कुछ बहुत जाना पहचाना लगता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है वो फिर से बच्चा बन चुका है। सिस्टम कंफर्म करता है, रिग्रेशन कंप्लीट, एज 13 ईयर्स। अब कहानी की असली शुरुआत होती है। दुनिया में एक फिनोमिनन है, वर्ल्ड इरोजन, जिससे एनवायरनमेंट बदल जाता है और दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर्स दुनिया में घुस आते हैं। ये मॉन्स्टर्स इंसानों जैसे भी दिखते हैं और अलग अलग भयानक रूप रखते हैं। आम इंसान इनके सामने कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भाग सकते हैं या मदद की गुहार लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तलवार और मैजिक से इनका सामना करते हैं। यही हैं वो हीरोज़ जो अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं। और हमारा क्रैश भी इसी का हिस्सा था। कमज़ोर बॉडी होने के बावजूद जो सिर्फ कर्सेस सील कर सकती थी, वो इस जनरेशन में शामिल हुआ। लेकिन असल में उसका इस्तेमाल बस एक कर्स एब्जॉर्बर की तरह किया गया और आखिर में उसे धोखा दे दिया गया। अपनी मिजरेबल जिंदगी को याद करते करते वो अचानक बिस्तर पर जाग जाता है। पूरा कंफ्यूज्ड होकर वो इधर उधर देखता है और पहचान जाता है, ये उसका पुराना कमरा है। उसे मौसम अजीब लगता है, पहले सर्दी थी और अब तेज गर्मी। वो समझ जाता है कि ये एज्योर पाइन मैंशन है, वही जगह जहाँ वो बचपन में रहता था। इसका मतलब साफ था, उसका आखिरी गैम्बल काम कर गया था। उसने सच में आर्थर की रिग्रेशन एबिलिटी स्टील कर ली थी। ये सोचकर वो शॉक्ड भी होता है और रिलीव्ड भी। लेकिन उसके दिमाग में सवाल आता है, वो एबिलिटी स्टील कैसे कर पाया? लोग सोचते हैं कि ब्लैक हुड एक फ्री स्किल है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। किसी की एबिलिटी स्टील करने के लिए एक लॉक अनलॉक करना पड़ता है। ये लॉक इस बात पर डिपेंड करता है कि सामने वाला उस चीज़ को कितनी वैल्यू देता है। अगर कोई चीज़ ओनर के लिए बहुत प्रेशस है तो उसे स्टील करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा कंडीशंस। लेकिन जब उसने आर्थर से रिग्रेशन स्टील की, कोई लॉक आया ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ एक था, आर्थर खुद इस एबिलिटी से छुटकारा पाना चाहता था। ये सोचकर एमसी को यकीन नहीं होता। हीरो ऑफ ह्यूमैनिटी इतनी पावरफुल एबिलिटी को छोड़ना चाहता था। उसे याद आता है कि आर्थर कई बार अजीब बिहेव करता था, जैसे दुनिया को बचाना उसके लिए कोई बोरिंग काम हो। बार बार एक डूम्ड वर्ल्ड को अकेले रीसेट करना शायद उसकी सैनिटी तोड़ चुका था।
आर्थर के लिए रिग्रेशन अब एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक कर्स बन चुका था। इसीलिए वो मेमोरीज लड़कियों को देकर खुद पीछे हटना चाहता था। इसका मतलब साफ था, आर्थर रिग्रेशन के बिना उस रूइंड वर्ल्ड में फंस गया था और ब्लू नाइट के उस अटैक में वो मर चुका होगा। एमसी बिटर हंसी हंसता है और वो कहता है, मैंने वो स्किल ले ली जिसे वो फेंकना चाहता था, उसे थैंकफुल होना चाहिए। उसके दिमाग में पुरानी यादें उमड़ पड़ती हैं, कैसे सब उसे इग्नोर करते थे, कैसे उसकी सफरिंग किसी को दिखती ही नहीं थी। गुस्से और आंसुओं के साथ वो आर्थर को कर्स करता है और वो कहता है, जो किया उसका फल मिला। वो शीशे में खुद को देखता है, करीब 10 साल का, छोटा कद, लेकिन एज के हिसाब से ठीक ठाक मसल्स। वॉलहाइम फैमिली में सरवाइव करने के लिए उसने रोज ट्रेनिंग की थी। उसे याद आता है, ये प्रूविंग सेरेमनी के बाद का समय है जहाँ हर फैमिली मेंबर का फेट तय होता है। बाकियों को गॉड्स चुनते हैं, लेकिन उसे किसी गॉड ने नहीं चुना। रिजल्ट फैमिली से निकाल दिया गया और फेलियर्स की जगह एज्योर पाइन मैंशन भेज दिया गया। अब वो फिर से यही है, फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर। लेकिन फ़र्क ये है कि अब सिर्फ वही जानता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। खिड़की से बाहर देखते हुए वो आने वाली तबाही की झलक देखता है, भयानक मॉन्स्टर्स, बर्बाद दुनिया। गुस्से में वो खिड़की पर मुक्का मारता है और वो कहता है, मैं रोने के लिए वापस नहीं आया। ये सवाल नहीं कि वो कर सकता है या नहीं, उसे करना ही होगा, क्योंकि अगर दुनिया खत्म हुई तो वो भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। दृढ़ नज़र के साथ वो फैसला करता है, लड़ाई अब शुरू होगी। अचानक कोई उसे यंग मास्टर कहकर बुलाता है और तभी एक बूढ़ा बटलर सामने आता है। उसे देखकर प्रोटैगनिस्ट खुश हो जाता है। ये अरियोटो था। अरियोटो इस मैंशन का इकलौता बटलर था जिसने उसे तब भी संभाला जब पूरी फैमिली उसे एक फेलियर मानती थी। लेकिन उसी पल उसे एक भयानक सच्चाई याद आती है। उसे याद आता है, यही अरियोटो था जिसने उसके भाई के आदेश पर उसे जहर दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पागलपन भरी चमक आ जाती है। वो सोचने लगता है, इस बार ये बूढ़ा आदमी कब जहर देगा। यही वो इंसान था जिसने उसे 14 साल की उम्र में जहर पिलाया था और उसे बिट्रियल का पहला सबक सिखाया था। इसके बाद उसे एक एक करके वो सारे लोग याद आते हैं जिन्होंने कभी ना कभी उसे धोखा दिया था। असल में उसकी अपनी फैमिली भी उससे नफरत करती थी। उसे ऐसा ट्रीट किया जाता था जैसे वो कोई इंसान ही ना हो। दूसरी तरफ दो आदमी हैरान खड़े थे। उनकी आंखों के सामने एक सिर्फ 15 साल की लड़की नाइट्स को आसानी से हरा रही है। ये थी शार्लट वॉलहाइम, प्रोटैगनिस्ट की बड़ी सौतेली बहन और एक सच्ची सोर्ड सेंट। दोनों आदमी उसकी तारीफ करते हैं। ऐसा टैलेंट 1000 साल में एक बार पैदा होता है। लेकिन वहीं उसका दूसरा सौतेला भाई बरुइन वॉलहाइम जल भुन रहा था। शार्लेट की तारीफ सुनकर उसकी आंखों में नफरत चमक उठती है। वो कसम खाता है कि वो उसकी पूरी ब्लड लाइन को मिटा देगा। लेकिन वो जानता था कि शार्लेट बहुत बड़ा रिस्क है और उसकी माँ भी बेहद ताकतवर है। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, फैमिली का सबसे बेकार इंसान, प्रोटैगनिस्ट। वो तय करता है कि अपनी योजना की शुरुआत उसी से करेगा। फिर वो आरियोटो से बात करता है। वो कहता है कि क्रैश की वजह से बटलर का रास्ता भी ब्लॉक्ड है। वो आरियोटो को जहर देता है और बदले में वादा करता है उसकी बेटी की बीमारी ठीक कर देगा और उसे एक हाई पोजीशन भी देगा। आरियोटो हिचकिचाता है। वो कहता है कि उसने क्रैश को अपने बेटे की तरह पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी बारोइन ठंडी आवाज़ में सिर्फ उसका नाम लेता है, आरियोटो। फिर पूछता है, क्या तुम किसी और के बच्चे को अपनी बेटी से ज़्यादा चुनोगे? इस नामुमकिन चॉइस के सामने अरियोटो टूट जाता है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता और इसी तरह वो प्रोटैगनिस्ट के खाने में जहर मिला देता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। प्रोटैगनिस्ट शौक में अरियोटो को देखता है और उसे एक पास मेमोरी याद आने लगती है जिसमें कि वो अरियोटो को देखता है। वो घायल है और उसकी बाहों में गिर रहा है। अपनी आखिरी सांसों में अरियोटो माफ़ी मांगता है। वो पछताता है कि उसने उस लड़के को धोखा दिया जिसे वो अपना बेटा मानता था। और फिर उसका हाथ ज़मीन पर गिर जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। टूट चुका प्रोटैगनिस्ट सोचता है, आखिर उसने ऐसा क्या किया था जिससे कि उसे इतना दर्द झेलना पड़ा। असल सच्चाई ये थी कि अरियोटो गिल्ट सह नहीं पाया और उसने वही जहरीला खाना खुद खा लिया था। अब प्रेजेंट में प्रोटैगनिस्ट अरियोटो के सामने खड़ा है। बटलर अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैश उससे कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वो कहता है, अगर मैं फेलियर ना होता तो तुम्हें कभी ऐसा आदेश नहीं मिलता। आरियोटो हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि लड़का रोएगा, गुस्सा करेगा, लेकिन उसका रिएक्शन बिल्कुल अलग था। क्रैश उसे अपने साथ चलने को कहता है, फिर एक अजीब सा आदेश देता है, दीवार काटो। क्रैश उसे चुनौती देता है कि ये काम उसके लिए आसान होना चाहिए। एरियोटो बिना हिचक हमला करने की तैयारी करता है।
वो एक विशाल तलवार निकालता है जो गहरे बैंगनी रंग की ऑरा से चमक रही होती है। तलवार बेहद ताकतवर लगती है। एक सटीक वार में वो लाइब्रेरी की दीवार काट देता है। दीवार में एक परफेक्ट छेद बन जाता है और उसके पीछे एक सीक्रेट पैसेज निकल आता है। क्रैश उसकी तारीफ करता है। एरियोटो चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि एमसी ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसे एहसास होता है कि आज का ये लड़का कल वाले लड़के से बिल्कुल अलग है। फिर एमसी एक बंद दरवाजे के सामने रुकता है। एरियोटो सोचता है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। एमसी दरवाजे को देखते हुए कहता है, इस दरवाजे से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। उसे याद आता है कि आग लगने के बाद ये पूरी जगह जलकर राख बन गई थी, लेकिन इस बार वो समय में पीछे आ चुका था, उस तबाही से पहले। हालात को देखते हुए बटलर कहता है कि वो जंजीरें काट सकता है, लेकिन क्रैश उसे रोक देता है। वो कहता है कि इस बार वो अपनी ही ताकत आजमाएगा। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी ब्लैक हुड को एक्टिवेट करता है। क्रैश के शरीर से अंधेरी परछाइयाँ निकलती हैं और सामने बढ़कर दरवाजे के लॉक को निकल जाती हैं। पल भर में जंजीरें और ताला टूट जाते हैं। ये देखकर बटलर बुरी तरह घबरा जाता है। क्रैश टूटा हुआ ताला जमीन पर फेंक देता है। एरियोटो पूछता है कि क्या उसने किसी भगवान से कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्रैश मन ही मन सोचता है कि इस समय तक तो उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि उसने किसी माइनर गॉड से कॉन्ट्रैक्ट किया है और एरियोटो चाहे तो उसके पिता को बता सकता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ल्ड में एबिलिटीज पाने के लिए पहले गॉड से कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। ये सुनकर बटलर पूरी तरह चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि कल तक लड़के की आंखों में जीने की कोई इच्छा नहीं थी। वो मान लेता है कि भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्रैश एकदम बदल गया है। उसे लगता है कि क्रैश में भी वही खून बह रहा है जो जीनियस शार्लॉट में है, और अब उसमें भी पोटेंशियल है। एरियोटो दांत भींच लेता है जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। थोड़ी देर बाद वो झुककर कसम खाता है कि जब तक यंग मास्टर अपना काम पूरा नहीं कर लेते, वो कुछ भी किसी को नहीं बताएगा। क्रैश समझ जाता है कि रिग्रेशन का ये एक नुकसान है। उसके अलग एक्शंस की वजह से लोगों का व्यवहार भी बदल रहा है। क्रैश सोचता है कि क्या आर्थर ने जानबूझकर उसे एबिलिटी चुराने दी थी। फिर वो तय करता है कि एरियोटो की लॉयल्टी पक्की करनी होगी। फिर वो उस बटलर से कहता है कि अभी वो जो चाहे करे, उसकी बेटी के इलाज के बारे में बाद में सोचा जाएगा। फिलहाल सबसे ज़रूरी चीज़ है सीक्रेट लाइब्रेरी। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, तेज़ रोशनी फैल जाती है। अंदर से एक ज़बरदस्त एनर्जी फूट पड़ती है और क्रैश पीछे जा गिरता है। वो हाँफने लगता है, शरीर पसीने से भीग जाता है। इतनी ताकतवर प्रेजेंस उसने कई कर्सेस में देखी थी, लेकिन ये कुछ अलग थी। ये उसे अंदर तक ठंडा कर देती है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मैनुअल यही मौजूद है। दोनों शेल्फ से भरे कमरे को देखते हैं। एक किताब से एक काली लाल आग जैसी ऑरा निकल रही होती है। क्रैश उसे देख लेता है और खुश होकर कहता है, मिल गई। ये एज्योर पाइन पवेलियन की सीक्रेट लाइब्रेरी है, जहाँ उन एंसेस्टर्स की यादें रखी हैं जो फेलियर माने गए थे। ये स्किल्स नहीं हैं, बल्कि उन इंसानों की लिखी मैनुअल्स हैं जिन्होंने ताकत हासिल करने का अलग रास्ता चुना था। पहले यहाँ कोई भी आ सकता था, लेकिन एक इंसान की वजह से ये जगह सीक्रेट बना दी गई। वो इंसान था वल्हिस देरिशाइम, वॉलहाइम फैमिली का सबसे डरावना एंसेस्टर। वालिस को फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता था, लेकिन वर्ल्ड इरोजन के दौरान वही इंसान सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गया। ये सोचकर क्रैश दांत भींच लेता है, क्योंकि जिस मैनुअल की उसे ज़रूरत है वो भी उस फेलियर ने ही लिखी थी। एक हल्की मुस्कान के साथ वो किताब उठाता है और कहता है, काफ़ी समय लग गया, लेकिन अब ये मैनुअल मेरा है। ये मैनुअल किसी और का नहीं, बल्कि डीरिस वॉलहाइम का था। वॉलहाइम फैमिली का सबसे ताकतवर एंसेस्टर, वो इंसान जिसे एक ही समय पर सबसे बड़ा फेलियर और सबसे ज़्यादा खतरनाक ताकत माना गया। अपने दौर में दुनिया के सबसे बड़े मेज भी उसकी ताकत को चुनौती देने आए थे, लेकिन डीरिस ने उनकी मैजिक को सिर्फ एक हाथ से कुचल दिया, बिना मेहनत, बिना हिचक। उसकी मुस्कान पागलपन से भरी हुई थी, और जो भी उसके सामने आया, सब हार गए। कोई भी उसे रोक नहीं सका। उसकी सीक्रेट टेक्निक का नाम था एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन। दुनिया के इरोसन को एब्जॉर्ब करके उसने मैडनेस से भरी एक टेक्निक बनाई और उसी जहर को अपनी ताकत बना लिया। किताब पकड़े हुए क्रैश सोचता है, क्या टीरस इरोसन को कंट्रोल नहीं कर पाया और पागल हो गया। उसे याद आता है, जब वो खुद कर्स से प्रभावित हुआ था तो उसने ब्लैक हुड से कर्स को वीकन किया था। तभी उसे समझ आता है, अगर वो ब्लड वेनम को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो दो कर्सेस को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। एक कर्स दूसरे कर्स को दबाएगा, दोनों ताकतें टकराएंगी और उनसे एक नई ताकत पैदा होगी। क्रैश की आंखें चमक उठती हैं। अगर डीरिस ऐसा बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। वो आरियोटो की तरफ देखता है और उसका नाम लेता है। क्रैश साफ आदेश देता है,
आज से एज्योर पाइन मैंशन में कोई भी दाखिल नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं। आरियोटो बिना सवाल पूछे झुक जाता है और उसके उस आदेश को मान लेता है। और उसी पल वो फैसला कर लेता है, अब वो बरोएन का नहीं, क्रैश का आदमी है। दूसरी तरफ बरोएन गुस्से में सब कुछ तोड़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि आरियोटो ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। वो अखबार में शार्लेट की तारीफ देखकर और भड़क जाता है। उसके लिए शार्लेट और क्रैश दोनों उसकी आंखों में चुभते हैं। उसकी बहन लिलिश भी नफरत भरी नज़रों से देख रही होती है। बरोएन के दांत गुस्से से भींग जाते हैं। वो एक सर्वेंट को आदेश देता है, एज्योर पाइन मैंशन जाकर पता करो। लेकिन सर्वेंट लौट कर बताता है, अंदर जाने नहीं दिया गया, बटलर ने रास्ता बंद कर रखा है। ये सुनकर बरोइन पागल हो जाता है। वो क्रैश को एरोगेंट फेलियर कहता है। उसी वक्त एज्योर पाइन मैंशन के अंदर क्रैश एक पर्पल ऑरा में बैठा मेडिटेट कर रहा होता है। एक पंच मारते ही उसे एहसास होता है, मैं एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया हूँ। ऑरा के रेल्म्स होते हैं, यूज़र लेवल, बेसिक, एक्सपर्ट लेवल, जहाँ जीनियस और आम लोग अलग हो जाते हैं। क्रैश सोचता है, शार्लेट जो उससे सिर्फ 2 साल बड़ी है, लगभग ऑरा मास्टर है, लेकिन फिर भी वो भी दुनिया की तबाही नहीं रोक पाई। तो सवाल सिर्फ टैलेंट का नहीं है। क्रैश अपनी मुट्ठी भींचता है और वो कहता है, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो जवाब कभी नहीं मिलेगा।